ये आपका कल एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, तो आज हम इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए मददगार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था पैसेज, तो उसमें हमें पैसेज को अच्छी तरह पहले रीड आउट करना था। रीड आउट करने के पश्चात उसके वन बाय वन जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते हुए एक एक का आंसर करना था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग्स, सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग कौन सी है, तो क्या है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हैव नॉट लर्न्ड हाउ टू हैंडल्स ओवर माइंड। ये नहीं सीखना कि हमारा दिमाग जो है किस प्रकार से हम अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, उसको हैंडल करें। टू बी प्रेजेंट मोमेंट, और किस प्रकार से हमारा वर्तमान का जो मोमेंट है उसको हम कंट्रोल करें। एंड टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, किस प्रकार से हम हैप्पी रहे और किस प्रकार से हम ग्रेटफुल रहे, ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको उत्तर देना चाहिए था। और जहां पर इज लगा हुआ है तो आप इज के माध्यम से स्टार्ट कीजिएगा। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज, उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे हैव नॉट टू लर्न हाउ टू हैंडल्स आवर माइंड, टू बी प्रेजेंट मोमेंट एंड टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। इस प्रकार से आपको आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ ओवर नेगेटिव इमोशंस, किस प्रकार से हम अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उनसे हम गेट रीड कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका आंसर था थ्रो मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। इन दो चीजों का सहारा देते हुए हम जो अपनी नेगेटिव इमोशंस है, जो अपने नकारात्मक जो विचार है, भाव है, उनसे छुटकारा पा सकते थे। इसका सी भाग था। एक और बच्चे कई बार एरर करते हैं कि सी की जगह रोमन संख्या में 3 लिख दिया, वो गलत है, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी इस तरह से मेंशन करते हुए आंसर देने का कोशिश करें। व्हाट इज बैड मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैराग्राफ के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार बैड मैथमेटिक्स क्या है, तो इसका आंसर रहेगा टू स्पेंड हाफ ऑफ हेल्थ फॉर वेल्थ। हम पहले तो क्या करें भाई, भागम दौड़ में क्या करें, वेल्थ के लिए हेल्थ को खो देते हैं, अपनी आदि जो स्वास्थ्य है उसको वहां पर निकाल देते हैं पूरी एनर्जी लगाते हुए। और फिर वापस हम क्या करते हैं, एंड टू स्पेंड हाफ वेल्थ टू गेन हेल्थ, फिर वापस हेल्थ को पाने के लिए हम अपना स्पेंड कर देते हैं वेल्थ। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसी को हम बैड मैथमेटिक्स के नाम से जान सकते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द मेन साइंस ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, एक जो सफल व्यक्ति है उसके मुख्य संकेत क्या है, मुख्य साइन क्या है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें इसका उत्तर रहेगा जिस व्यक्ति के अंदर पर्सन विच हैव कंपनसेशन, कॉन्फिडेंस, जनरसिटी, स्माइल्स दैट नॉन कैन स्नैच अवे, जो उस व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता है, रियली हैप्पी बी फ्री, वो या व्यक्ति क्या होगा, वास्तव में हैप्पी होगा, फ्री होगा, वही व्यक्ति हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था ई भाग इसका, व्हाट इज सेड अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में क्या कहा गया है। तो एनवायरमेंट के बारे में जो कहा गया है वो इस प्रकार से है, वी पोल्यूट द अर्थ कॉमा द वाटर कॉमा आल्सो, साथ ही साथ में सबटल एनवायरमेंट, हमारा जो महत्वपूर्ण पर्यावरण है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूट किसके माध्यम से कर रहे हैं, थ्रू नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, इनके माध्यम से, जो हमें नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है एनवायरमेंट के बारे में। इसका जो एफ भाग है उस पोर्शन में दिया गया है हाउ आर वी नॉट इन कंट्रोल ऑफ अवर माइंड, हम किस प्रकार से हमारे जो माइंड है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, कंट्रोल क्यों जो नहीं कर पाएंगे उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा वी हियर्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्यों, बिकॉज वी हियर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी अन्य प्रकार की चीजें हम सुनते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बट वेरी लिटल अबाउट ओवर सेल्स, लेकिन हमारे खुद के बारे में, अपने आप के बारे में हमें न के बराबर सुनते हैं। इस कारण से हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में इस पैसेज के अंदर से आपको क्या करना था, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको सेम समानार्थी शब्द है वो ढूंढना था इस पैसेज के माध्यम से। तो यहाँ पर दिया हुआ है द आउटर एरिया, और आउटर एरिया का मतलब होता है बाह्य क्षेत्र, तो बाह्य क्षेत्र को हमें परिफेरियल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा परिफेरी। और उसके बाद था बियर, बियर का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, तो इसका हो जाएगा सस्टेन, यहाँ पर सस्टेन शब्द आया हुआ है तो हम सस्टेन शब्द का ही यूज करेंगे। उसके बाद है मेकिंग मोर विटल, किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देना, तो यहाँ पर इस पैसेज के अंदर हमारे पास इसका वर्ड्स जो सिनोनिम था वो था रिजुवेनेटिंग, रिजुवेनेटिंग होता है जीर्णोद्धार कर देना, कायाकल्प कर देना, तो हम किसी चीज का कायाकल्प करेंगे इसका मतलब हम उसको ज्यादा और महत्वपूर्ण बना रहे हैं, सेम अर्थ देता है। उसके बाद
इसी प्रकार से इसी सीरियल के अंदर जैसे हमने 1 नंबर क्वेश्चन हल किया है, सोल्व किया, इसी प्रकार से हमारे सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, वो भी पैसेज वाला क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो आता है उसके अंदर हमारे सामने जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो इसके 6 भाग है लगभग, एक एक करके उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हाउ कैन वी मेक अवर माइंड काम, अपने दिमाग को हमें किस प्रकार से शांत कर सकते हैं, काम बना सकते हैं, पीसफुल बना सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बाय मेडिटेशन। हमें उत्तर देना चाहिए वी कैन मेक अवर माइंड काम बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान देते हुए, ध्यान लगाते हुए, ध्यान की जो एक धारणा होती है उसके माध्यम से हम हमारे दिमाग को सटीक एक जगह फोकस कर सकते हैं, उसको शांत बना सकते हैं। जो सेकंड इसका पार्ट है रोमन संख्या के अंदर, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, बाय काम माइंड, इसके माध्यम से हमें शांत दिमाग प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मेडिटेशन आप करोगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर यह मिलेगा। बेटर रिटेंशन कर पाते हैं हम, कोई चीज उनको धारणा, जो कोई कंसेप्ट आता है उसको अच्छे से धारण कर पाते हैं। बेटर हेल्थ, ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य हम इसका लाभ ले सकते हैं, अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे कोई चीज के ऊपर, और हमारा जो कंसंट्रेशन है और फोकस है, बात एक ही है ध्यान केंद्रित करना, तो वो चीज भी हमारी अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद इसका पार्ट जो था वो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का सिंपल से सिंपल वे कौन सा है, तरीका कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा और इसका जो उत्तर रहेगा सिंपल वे जो है मेडिटेशन का, इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें फोकसिंग करना चाहिए ऑन ब्रीथिंग, अपनी खुद की जो श्वसन प्रक्रिया है, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो मेडिटेशन है, वो उसी को कंट्रोल करना तो मेडिटेशन कहते हैं। योगा है क्या, तो योगा के अंदर हम जो सीखते हैं वो मेनली यही सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कर रहा है, यदि हम उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं, अपनी सांसों को टिका पाते हैं, तो वही योगा होता है वास्तव में। तो फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग्स कह सकते हैं कि सिंपल जो तरीका है मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का। हु वाज ए जैन मास्टर, जैन मास्टर कौन था भैया, तो ये सीधा सा उत्तर जो इसका देना है स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पिरिचुअल गुरु, जैन मास्टर वाज ए स्पिरिचुअल गुरु। उसके बाद है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लो बीम, मतलब हल्की रोशनी देने वाला, हल्की किरण देने वाला, लो रे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे सामने इस पैसेज के अंदर इसका आंसर था डिम। तो उसके बाद है डिम, लिख देता हूं डिम। और एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है ये हमें अच्छी तरह से जरूर लिखना है, आगे मेंशन करना है, नहीं तो आंसर है आपका गलत माना जाएगा। उसके बाद इसका 6 नंबर पार्ट है रोमन संख्या के अंदर, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द पैसेज, सॉल्यूशन शब्द का, हल शब्द का उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द हमें देना था। तो इसके अंदर जो पैसेज के अंदर हमारे सामने ये इसका आंसर है वो हो जाएगा प्रॉब्लम, हमारे सामने इसका आंसर रहेगा प्रॉब्लम, PROBLEM। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यू हैव ए सेट ऑफ 2 बेडरूम्स, आपके पास 2 बेडरूम का एक सेट है, एंड ए डाइनिंग हॉल, और एक है उसके साथ साथ डाइनिंग हॉल भी है। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट टू ए ट्रांसफर फैमिली, आप इसको क्या करना चाहते हो, रेंट पर देना चाहते हो, लगान पर देना चाहते हो, किराए पर देना चाहते हो, एक ट्रांसफरेबल फैमिली है उसको, मतलब ऐसी फैमिली जो भैया जिसको हस्तांतरित किया जा सकता है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द, आपको एक एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर बनाना है, विज्ञापन, टू लेट कॉलम जो अखबार के अंदर दिया रहता है, उसके लिए गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जरूरी या उचित सूचना देते हुए साथ में। तो इसके अंदर हम सीधी सी बात है, इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के साथ साथ इस प्रकार से मैं छोटे अंदाज में लिख रहा हूं यहाँ पर एक बार के लिए, तो ऊपर आप टाइटल देंगे टू लेट, और उसके बाद में जो है आप लिखेंगे नंबर 1 कर्म के अंदर, हिंदी इसके अंदर लिखना पड़े आपको शॉर्ट एकदम स्वीटली, तो आप ये कह सकते हो कि 2 बेडरूम प्लस, या अटैच लिख दो, चाहे अटैच्ड बाथरूम जैसा हमारे दिया हुआ है। सॉरी, पीछे आपको एक डाइनिंग रूम भी देना, बिग हॉल कर सकते हैं आप, बिग हॉल है ना, बिग हॉल भी दे सकते हो, बिग हॉल, ये अटैच बाथरूम। और उसके साथ में ये कहा है कि भाई आप देना किसको चाहते हो, तो ट्रांसफरेबल फैमिली को देना चाहते हो, तो आपने ये चीज बता दी। साथ में आपको कुछ अन्य विशेषताएं भी बतानी चाहिए, जैसे कि अंदर इसके अंदर आप बता सकते हो कि 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फुली इलेक्ट्रीफाइड, और इसके अलावा
आप साथ में इसके जो कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन और दी जा सकती है। जैसे आप देना किसको चाहते हो, तो इसने साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है ट्रांसफरेबल फैमिली, तो आप लिख दो ओनली फॉर ट्रांसफरेबल फैमिली, है ना। और साथ में आपको देना इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टेक्ट किससे करेगा, तो इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट अपना मोबाइल नंबर, और जैसे 90 कुछ ऐसे दे दिया। साथ में एड्रेस ये देना चाहो तो एड्रेस वैसे हो ही गया, अपना हाउस दे रखा है हमने, एड्रेस कहाँ पर पड़ता है ये आप बता देंगे, तो ये चीज़ आप दे सकते हो साथ में, ये आपको हो जाएगा। इस प्रकार का आंसर आपको लिखना था। उसके बाद इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, और में यू आर गोविंद या गीता स्टडीइंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो इसके अंदर आपको क्या करना था, सेम प्रोसेस अपनाते हुए फिर से आपको जो एक कॉलम बढ़ा लेना चाहिए पहले, तो यदि पहले संभव नहीं हो तो बाद में मार्जिन लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसने कहा है यू आर गोविंद और गीता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, तो आप नोटिस दे रहे हो, यहाँ पर पहले तारीख लगाए, तो तारीख जैसे मैं आज की तारीख डाल देता हूँ 25 फरवरी 2025, और उसके बाद में आप नाम लिखेंगे नोटिस, और उसके नीचे आप पूरा टाइटल दे देंगे इसका, ब्लड डोनेशन कैंप। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको सीधी सीधी जानकारी है वो देनी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, हाँ क्लास 12th का स्पेशली लिखा हुआ है, तो हमें इसमें स्पेशली क्लास 12th को ही आपको एड्रेस करना है। आर इन्फॉर्म्ड डेट our school is going to organize a blood donation camp on 28 फरवरी 2025। It is supported by, कोई भी एजेंसी का आप नाम दे सकते हो, ग्रीन क्लब्स, all the senior student and teachers are requested to donate blood। इस प्रकार से आपको
देना था। और आपको अपने आप को क्या करना है, आप एक खुद स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अपना जो भी आपके पास जो कोई किसी प्रकार का यदि पदनेम है तो पदनेम, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हो स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट कर दो चाहे UDNTS स्टूडेंट्स क्लास 12 इतना करके आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लड़का है तो गोविंद या गीता, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोविंद, और ये आपका हो गया कंप्लीट। मार्जिन आपको जरूर लगानी है चारों तरफ, अच्छे से मार्जिन लगा करके आप करके आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर अनिल और अनिता ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यूर स्कूल सेलिब्रेटेड टैलेंट अवार्ड सेरेमनी, या फिर प्रतिभा सम्मान समारोह कह सकते हैं, हमें दिया हुआ है ये ब्रैकेट के अंदर, तो इसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी थी। और जहां तक बात बच्चों रिपोर्ट की है, रिपोर्ट जो है पूरी तरह से लगभग मेरा मानना यह है कि सेकंड फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट का इवेंट है, और पास्ट का इवेंट यदि आपको अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब करना है तो सेकंड फॉर्म लगाते हुए यदि हम पूरे करें तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और हम अच्छी प्रकार से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको यही बताना था कि हमारे यहाँ पर जो टैलेंट जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जो शुरुआत हम किसी फंक्शन की करते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊपर, जैसे यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है इस नोटिस में, वैसे ही आप ऊपर टाइटल दे देंगे। एक तो टाइटल दिया, और टाइटल देने के बाद में उसके बाद में हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर स्थान का नाम जहां पर ये हुआ है फंक्शन, और उसके बाद में तारीख, और तारीख के पश्चात हम बताना स्टार्ट करेंगे कि ओवर स्कूल सेलिब्रेटेड टैलेंट अवार्ड सेरेमनी ऑन दैट डे, जो जिस दिन है उस तारीख आगे लगा सकते हैं हमें। और इसमें ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ और गुरु कृपा स्कूल या जो भी आपका विद्यालय का नाम है, जैसे यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, तो आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा पार्टिसिपेटेड इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में उन्होंने भाग लिया। फंक्शन स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना, फंक्शन जो है सरस्वती वंदना के साथ स्टार्ट हुआ। एंड देन ओवर हेडमास्टर सर या प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने क्या किया, हमें डिलीवर्ड ए स्पीच, उन्होंने एक स्पीच दिया। देन मैनी शॉर्ट डांसिंग्स पोइम्स एटसेट्रा जो प्रोग्राम्स है फंक्शंस है वो लिटिल वन के द्वारा पेश किए गए। वी एंजॉयड दैट प्रोग्राम टू मच, हमने खूब उन प्रोग्राम्स को एंजॉय किया। और उसके पश्चात देन ओवर चीफ गेस्ट एंड स्कूल डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल सर डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड टू ऑल द टैलेंटेड गर्ल्स एंड बॉयज हु परफॉर्म वेल इन रिसेंट ईयर्स एग्जामिनेशन, जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था एग्जाम के अंदर उन सभी को क्या किया, सम्मानित किया। देन चीफ गेस्ट also delivered a speech, and in this speech he encouraged her to perform well and get good marks। ये उन्होंने हमें सुझाया, ये बताया, उस उनके द्वारा बताया गया। That's we enjoyed too much या enough this programs। तो उसके पश्चात हमारा यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। और उसके पश्चात हमारा क्वेश्चन था इसके अथवा में, इंटर क्लास क्रिकेट मैच टुक प्लेस इन योर स्कूल लास्ट वीक, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ टू बी पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन। आपको स्कूल मैगजीन में छपवाने के लिए, पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करवाने के लिए एक क्रिकेट मैच जो आपके स्कूल में हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट देनी थी, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी थी। तो रिपोर्ट में जैसा आपने किया है वैसे ही सेम का सेम करेंगे। तो ऊपर सबसे पहले टाइटल, स्कूल का नाम के पश्चात में हम वही करेंगे कि अपना जो टाइटल है रिपोर्ट का या रिपोर्टेड बाई, वो टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी, और टाइटल के बाद में हम रिपोर्टेड बाई, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है। तो हम अपने आप को यहाँ पर नाम तो कोई दिया हुआ नहीं है, तो आप राकेश, राम, श्याम, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। और उसके पश्चात आप लिखेंगे कि भाई मैच जो है ए फ्रेंडली मैच हैपन बिटवीन ओवर स्कूल्स एंड शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, कोई भी स्कूल का आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओवर कैप्टन ने वन द टॉस, हमारे कैप्टन ने टॉस को जीता। एंड ही इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और उन्होंने जो है पहले बैटिंग करना चुना। और ओवर टीम है पुट अप स्कोर ऑफ 250 रन का स्कोर किया। देन अपोनेंट टीम्स प्लेड, उसके बाद में जो अपोनेंट टीम है वो खेली, दे प्लेड वेल बट इन द एंड ओवर टीम वन द मैच, कि वो अच्छे खेले लेकिन अंततः क्या हुआ, हमारी टीम है वो मैच जीत गई। तो इस प्रकार से आपको वर्णन करना है। इसमें आप कुछ बीच में मेंशन करना चाहो, जैसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मैच, तो आप किसी एक बच्चे का नाम जिसने अच्छा इसके अंदर परफॉर्म किया है, राम, श्याम, जो भी आप लिखना चाहो वहां पर कर सकते हो। ही स्कोर्ड 150, जो भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इस प्रकार से आपको उत्तर देना था। उसके पश्चात में वी एंजॉय, ऑल द स्टूडेंट एंजॉयड वेरी मच दिस मैच, सभी स्टूडेंट थे उन्होंने इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सबको अच्छा लगा।
तो इस प्रकार से आपको ये एक लिख सकते थे। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपके टाउन में जो बिजली का जो प्रसार है, सप्लाई है, वो अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है, अनियमित है, इरेगुलर है, उसके बारे में आपको शिकायती पत्र लिखना था। शिकायती पत्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर की ओर हम अपना जो है एड्रेस रखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं, और डेट मेंशन करने के पश्चात पद नाम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर देंगे, नीचे कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, चूरू से है, कहाँ से है, तो वो नीचे मेंशन कर देंगे। और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, उसके पश्चात नीचे आते हुए हम जैसे ही सब्जेक्ट बताएंगे, सब्जेक्ट बताना जरूरी होता है। सब्जेक्ट बताने के पश्चात में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बताने के पश्चात में हम सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेन अगेंस्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ओवर लोकेलिटी, इन ओवर मोहल्ला एरिया, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई एम रेजिडेंट ऑफ संबंधित जो कंसर्न एरिया है उसका नाम लिख देंगे। या फिर आप ये कह सकते हो, जैसे यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, कई बार बोल देते हैं कि स्टूडेंट हो आप, तो वहां पर आप स्टूडेंट लिख दे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा आप बता देंगे आई एम रेजिडेंट ऑफ जिस भी क्षेत्र के, आप जैसे सिद्धमुख का लिख दिया मैंने, सिद्धमुख है ना, रिसेंटली ओवर लोकलिटी पीपल, हमारे जो एरिया के जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, फेस ए सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, उसको फेस कर रहे हैं। किसकी चीज की है भाई वो, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सप्लाई अच्छी नहीं हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाइक वॉशिंग क्लोथ्स रिमेन इनकम्प्लीट, कपड़े धोने का काम पूरा नहीं हो पाता है। एंड वर्स्ट सफरर आर स्टूडेंट्स, सबसे बुरे प्रभावित इससे है तो कोई है वो बच्चे हैं। एग्जाम्स आर एट हैंड, एग्जाम नजदीक में है, बट दे कैन नॉट प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, वे अच्छे इस प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, रोशनी की कमी है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे अच्छे से। इन अर्ली मॉर्निंग, शुरुआत के अंदर जब दिन की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग में, दे आल्सो फेस टू प्रॉब्लम ऑफ वार्म वाटर, उनको वार्म वाटर नहीं मिल पाता है, उनको ठंडे पानी के साथ में ही बाथिंग से काम चलाना पड़ता है, तो ये समस्या भी है, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी घरेलू कई प्रकार के जो रूटीन वर्क है उनके अंदर भी अड़चन आती है, आप ये कह सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखते हुए लास्ट में लिखेंगे बाय दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से आई वांट टू रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज लुक इनटू द मैटर, कि वो इस मामले में देखें, एंड सोल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अस, और हमारे लिए इस समस्या का आप निराकरण करें। और उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे यूर फेथफुली, थैंक्स लिखते हुए, थैंक्स लिखने के बाद में यूर फेथफुली या यूर ट्रूली, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो नाम यहाँ वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्ट कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद यस, तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया हुआ है और के अंदर, वो है यू आर सुरेश या मालती, आप सुरेश या मालती है, राइट एन एप्लीकेशन विद रिज्यूम, आपको जॉब लेटर लिखना है, एप्लीकेशन का मतलब है आवेदन पत्र, रिज्यूम सहित लिखना है, बायोडाटा वगैरह मतलब देना है, एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल ICI बैंक अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, कैशियर के पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। सेम बस उसी प्रकार का रवैया रहता है। सबसे पहले हम अपना यहाँ पर सेल्फ एड्रेस दे देंगे, और सेल्फ एड्रेस के बाद में क्या करना है आपको, सेल्फ एड्रेस के बाद में वही आपको तरीका तारीख लगानी है, यहाँ पर डेट लगाएंगे, और डेट लगाने के पश्चात आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आप किसको पत्र लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप पत्र लिखना है आपको मैनेजर को, किसके मैनेजर को लिखना है भाई, पर्सनल मैनेजर पर्सनल, द मैनेजर पर्सनल, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे ICICI बैंक, और कहाँ का है ये शाखा, तो अजमेर की है, तो नीचे नाम लिखेंगे आप अजमेर। उसके बाद में यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा, रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद में आप लिखेंगे किसको, लिखे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताएंगे, तो यहाँ पर नंबर आ जाता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, तो आप ये लिख देंगे। उसके पश्चात में आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आकर के डियर सर, या जो सर है, सॉरी सीधा सर लिखेंगे, डियर हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि डियर होने के लिए लिखा जाता है जो कि हमारे निकटतम हो, कोई ना कोई जिनको हम जानते हो अच्छी तरह से। उसके बाद में हम सर लिखने के बाद में आप बताओगे कि इन रिस्पॉन्स ऑफ यूर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड इतना इतना, और आप क्या करना चाहते हो, आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, कि उस अखबार के माध्यम से मेरे को पता चला था यू हैव ए वैकेंट पोस्ट, कि आपके बैंक में क्या है कि वैकेंट पोस्ट है कैशियर के लिए, एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं उसी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। और उसके अंदर आपको बताना था कि भाई आप पहले भी काम कर चुके हो, कि आपके पास अनुभव है क्या, तो आप बोल दो आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस, और मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, कितना भी दे सकते हो आप। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट ए, और वर्तमान में मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ पर काम कर रहा हूँ, आप जगह का नाम बता सकते हो, HDFC बैंक,
राजगढ़ जो भी है, जिस प्रकार से आप नाम देना चाहे तो कोई शाखा का बता दो कि यहाँ पर मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ। बट ड्यू टू लो इनकम से या लो सैलरी, कम सैलरी होने के नाते आई वांट टू चेंज माई जॉब, मैं मेरी जॉब है वो चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए जो है आपकी बैंक में यहाँ पर मैं अप्लाई किया है वैकेंसी के लिए। उसके बाद में आप बताना चाहेंगे कि भाई इफ आई वर चूज, यदि मेरे को चुना जाता है, आई गिव माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा, सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन करूंगा। और फॉर योर परस्यूअल्स, आपके परस्यूअल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, या आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिज्यूम, तो रिज्यूम लिख दो चाहे आप, या चाहे आप सीवी भी लिख सकते हो, तो वो आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद में आप अपना पूरी जानकारी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम से फुल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, हॉबीज एटसेट्रा, वो सारी आपको रिज्यूम में देनी होती है। इस प्रकार से हमारा रहेगा जॉब लेटर। उसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है सी सेक्शन, तो हम बी सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, और सी सेक्शन में हमारे सामने आता है कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो आपको सेंटेंस कंबाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है जैसा कि डायरेक्ट किया गया है। तो डायरेक्ट हमें किया गया ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। दो हमारे सामने वाक्य लिखे हुए हैं, ही इज पुअर, ही इज पुअर एक वाक्य हो गया, और ही इज हैप्पी, ये हमारे सामने दो वाक्य हैं। तो हमें जैसा कि सिखाया जाता है आपको कि भाई जो दो वाक्य होते हैं सरल वाक्य, उनका यदि एक कंपाउंड सेंटेंस कन्वर्ट करना हो, उनको एक संयुक्त वाक्य में बदलना हो, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। फैन बॉयज उसका फार्मूला रहता है, उसके अंदर से आप एक जो अपने लिए कंजक्शन है वो सिलेक्ट करते हुए इसको आप ऐड कर सकते हो जो सूटेबल है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है विरोधाभास थोड़ा सा, ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या है, हैप्पी है। तो गरीब होने के बावजूद खुश रहने की उसके अंदर एक जो हम कह सकते हैं विरोधाभासी सा परिणाम देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा इसके लिए यट, तो आप लिख सकते हो आप, ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ऐसे। या फिर आप यट की जगह बट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन बट के मुकाबले में यट है वो कहीं ज्यादा बेटर है, कहीं ज्यादा अच्छा है। उसके पश्चात हम आगे चले तो उसके पश्चात हमारा सी भाग का ही क्वेश्चन नंबर आ जाता है, सी भाग का और नहीं है सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे सामने फ्रेजल वर्ब दी गई है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब वो होती है जब एक वर्ब का जो वर्ड होता है, वर्बियल वर्ड, उसके साथ में या तो प्रीपोजिशन ऐड कर दी जाती है, या कोई दूसरी वर्ब ऐड कर दी जाती है, या एडवर्ब लगा दी जाती है। तो उस शब्द का जो हम सामान्य में अर्थ देखते हैं, वो अर्थ न आकर के एक नया अर्थ सामने आता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में हमारा इधर वाक्य है, माई फादर स्टिल हैज नॉट रियली खालिस्तान द डेथ ऑफ माई मदर्स। मेरे जो पिताजी है वो अभी तक क्या नहीं कर चुके हैं, वास्तव में जो है उबरे नहीं है मेरी मदर की डेथ से। तो इसमें उबरने का मतलब होता है गोट ओवर। यहाँ पर गोट बाई और गोट ओवर दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर पार्ट इसका उत्तर हो जाएगा भाई गोट ओवर। गोट ओवर मीन क्या होता है, किसी चीज से रिकवर हो जाना, ठीक हो जाना, या उसे उबर जाना। तो उसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका, माई गेस्ट आर, दूसरा पार्ट है इसका, माई गेस्ट आर खालिस्तान इन ए ग्रांड होटल। ये होटल होता है, होटल नहीं होता है। तो इसके अंदर है ये बताया कि ठहरे हुए, मेरे जो गेस्ट अतिथि है वो एक बड़े से भव्य होटल के अंदर है ठहरे हुए हैं। तो आर के बाद में इसमें पुटिंग अप या पुटिंग ऑन दो हमारे सामने फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें ठहरना जो है वो होता है पुटिंग अप का अर्थ है, पुटिंग अप आएगा इसके अंदर, पुटिंग अप। और उसके बाद जो है तीसरा हमारे सामने ऑप्शन है, ही एग्रीड टू खालिस्तान माई ऑर्डर्स। ही एग्रीड टू, तीसरा ऑप्शन आ जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है, ही एग्रीड टू खालिस्तान माई ऑर्डर्स। तो इसमें है कि वो मेरे ऑर्डर से, जो मेरे ऑर्डर दिए गए उनसे सहमत है भैया। तो इसमें दो ऑप्शन है हमारे सामने, कैरी ऑन और कैरी आउट। कैरी ऑन होता है किसी चीज को जारी रखना, चालू रखना, और कैरी आउट होता है फॉलो करना, किसी चीज को मानना, उसका अनुसरण करना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कैरी आउट, कैरी आउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है और 8 नंबर क्वेश्चन जो है सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सही कंजक्शन को सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पर पहला वाक्य हमारे सामने है, आई खालिस्तान सी एम वर्किंग हार्ड। मैं और वह जो है क्या कर रहे हैं भैया,
कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आई के साथ में फॉलो करने वाली जो यहाँ पर कंजक्शन रहेगी वो रहेगी एज वेल एज। आई, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, एज वेल एज, आई एज वेल एज, एक नंबर ऑप्शन है 8 का, तो ये जरूर मेंशन करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है हमारे सामने 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन में इधर दिखाई दे रहा है अपने को, तो इसके अंदर दूसरे में जो ऑप्शन है हमारे सामने, दिस इज द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है, खालिस्तान आई हैव एवर लव्ड, जो कि मैंने सबसे ज्यादा पसंद की है, जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहा हूं। तो इसका सीधा सीधा है कि इसके अंदर दैट आ जाएगा। दैट कंजक्शन आपको सामने दिखाई दे रही है, दैट और विच है, तो इनके अंदर आपको दैट सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन आ जाता है 8 का। 8 का 3 नंबर है, ही इज पुअर खालिस्तान ही इज ऑनेस्ट। वही क्वेश्चन तो सेम ही है, कंपाउंड जो वाक्य हम पीछे बना के आए थे, लेकिन वो कंपाउंड वाक्य था, और कंपाउंड वाक्य में खाली यट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन जो है आल्दो और यट है, और हाउएवर और एंड है, तो हमें यट तो आएगा इसके अंदर, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, आल्दो। तो ये वाक्य जो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स अपने आप में, इस कंजक्शन के माध्यम से ये हमें करना है। तो आल्दो ही इज पुअर, ये आपको ऐसे करना चाहिए था, ALTHOUGH, आल्दो ही इज पुअर yet, although he is poor yet he is honest, he is honest। तो ये इसका सही आंसर होगा। और उसके पश्चात आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए इस वाक्य को ज्वाइन करना है, इसको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 भाग दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन का है, आई वेंट एवरीवेयर सी accompanied मी। ये आपके सामने वाक्य 2 दिए हुए हैं। तो इनमें हमें क्या करना था, वेयर एवर लगा करके हमें जोड़ना था। तो वेयर एवर जब हम लगाएंगे तो सबसे पहली बात यही है कि एवरीवेयर यहां से हट जाएगा, क्योंकि दोनों ही शब्द जो है वो स्थान की ओर इंगित कर रहे हैं। तो जब हमें वेयर एवर लगाएंगे तो उसमें यह रहेगा, वेयर एवर आई वेंट सी accompanied मी। तो यहां पर इस तरह से ये आपको सोल्व करना था। और ऐसे भी कर सकते हो, सी accompanied मी वेयर एवर आई वेंट। यहां पर ये भी ठीक हो जाता, वो भी गलत नहीं होता, वो भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, और 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि इसमें कई सारे जो है, तो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें ये पैसेज है वो पढ़ना था, और पैसेज पढ़ने के पश्चात हमारे जो नीचे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना था, उनके अंदर कौन सा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सामने आ जाता है। पहले क्वेश्चन के अंदर है, इन दोज डेज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस वाज, कि उन दिनों में कांग्रेस का मतलब था। एक तो कांग्रेस की पार्टी आज है, उस कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस उन दिनों जो जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है, वहां पर कांग्रेस का मतलब क्या था। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा प्रोहिबिशन। क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन, PROHIBITION। और उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है हमारे सामने, 2 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक के बाद 2 में है, द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो वर्शिप्ड, जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो लोग हैं वो पूजा करते थे। भैया किसकी पूजा करते थे, तो हमारे सामने ऑप्शन है गांधी जी, लॉर्ड शिवा, रामा, जीसस क्राइस्ट और बुद्धा। तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधी जी। क्या उत्तर हो जाएगा, गांधी जी, गांधी जी। उसके बाद 3 नंबर इसका जो क्वेश्चन है आपके सामने, 3 नंबर क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर रहे हैं, तो जरूर लगाए आगे। और 3 नंबर भाग में है, द पोइट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वर, जो पोइट थे जेमिनी स्टूडियो के वो किस प्रकार के थे, क्या थे, क्या क्या पहनते थे। भाई सीधी सी बात है, लव पोइट थे, रिवोल्यूशनरी पोइट थे, रेनसा के पोइट्स थे, या फिर खादी कलेड पोइट्स थे। तो सीधी बात है, खादी पहनने वाले थे। आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, खादी कलेड पोइट्स, खादी कलेड पोइट्स। और उसके बाद 4 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 नंबर के अंदर पूछा गया है हाउ वाज द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कैसे थे भाई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे, फॉलोवर ऑफ सोशलिज्म थे, या गॉडलेस मैन थे, या फॉलोवर ऑफ गॉड थे। तो ये भैया गॉडलेस मैन थे, वहां पर उस समय का मतलब इनका यही था, गॉडलेस मैन। और उसके बाद 5 नंबर है इसका क्वेश्चन, 5 नंबर में चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अपोज टू, अपोज टू को सिमिलर समानार्थी शब्द आपको बताना था इस पैसेज में से, तो उसका उत्तर इस पैसेज के अंदर जो आता है वो है एवर्स, एवर्स। उसके बाद में है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर ऑप्शन के अंदर आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिल्टी, गिल्टी का अपोजिट बनाना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। गिल्टी मीन क्या होता है भैया, दोषी होता है, तो दोषी का उल्टा हो जाएगा इनोसेंट। यहां पर जो इस पैसेज में आया हुआ है क्या हो जाएगा, इनोसेंट। इनोसेंट। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों के अंदर आपको शब्द सीमा में उत्तर लिखना था। इसके अंदर आपके सामने पहला क्वेश्चन है द टू कैरेक्टर्स मुकेश एंड साहिब हैव डिफरेंट एटीट्यूड टू लाइफ, हाउ। तो मैं ये आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि दोनों ही जो कैरेक्टर है हमें लॉस सफरिंग नाम का जो लेसन था उसके अंदर से आए हुए हैं। पहले भाग में हमने देखा था उसके अंदर साहिब की स्टोरी है और दूसरे भाग के अंदर मुकेश की स्टोरी थी। दोनों ही गरीब परिवार से आने वाले बच्चे थे, और गरीब क्या मतलब जो साहिब है वो तो रेग पिकिंग का काम करता था, रेग पिकर था, और दूसरी ओर मुकेश है वो एक जो बेंजल्स का निर्माण करने वाले लोग हैं फिरोजाबाद के अंदर जो रहते हैं उस घर में से आता था। तो दोनों ही गरीब परिवार से थे, लेकिन दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट था। साहिब जो है वो वास्तव में स्कूल जाना चाहता था, वास्तव में वो कुछ जैसे गेम वगैरह, टेनिस के जूतों की बात आई थी, वो गेम देखना पसंद कर रहा था, मतलब खेलना भी पसंद करता था। टीचर जब उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल जाएगा, तो यदि मैं खोलूं तो वो इच्छा थी उसकी, लेकिन वो सब चीजों को छोड़ छाड़ के हार और करके और लास्ट में वो एक शॉप के अंदर काम लग जाता है। वहां पर उसको 800 रुपए प्रति मंथ दिए जाते हैं, पे किए जाते हैं। वहां पर वो काम करके खुश नहीं है, उसकी बजाय वो जो कैनिस्टर लेकर के जाता है स्टील का, वो उसको हेवियर प्रतीत होता है। अपनी जो रेग पिकिंग की जो गठड़ी थी उसकी बजाय वो उसको उठाना ज्यादा हैप्पी रहता था, और अब वो अपनी हैप्पीनेस खो चुका है। दूसरी ओर मुकेश है, तो मुकेश इसके उल्ट क्या है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंट है। इस प्रकार के हालात में रह करके जो बेंजल्स निर्माण करने वाली फैमिली है, फिर भी वो एक सपना पड़े हुए है कि उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है, और वो कहीं ज्यादा होपफुल है कि वो उसके लिए संघर्ष करना चाहेगा। तो ये दोनों के अंदर मेनली अंतर है कि एक संघर्ष हार चुका है और दूसरा संघर्ष करना चाहता है। उसके बाद में इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हाउ डिड द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन अफेक्ट फ्रेंच एंड पीपल ऑफ अल्सेस। तो जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे जर्मनी से, उन्होंने किस प्रकार से फ्रेंच को, जो कि इसका मुख्य पात्र है, करेक्टर है इस स्टोरी का, और प्रभावित किया था, और एल्सेस के लोग हैं उनको प्रभावित किया था, ये बोला गया है। तो हम यही कहेंगे कि इसके अंदर जो मुख्य पात्र है फ्रेंच, वो पहले बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से हम कहें कि स्कूल को अवॉइड करने वाला स्टूडेंट था। स्कूल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, अपना टीचर जो एमएल वो बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि उनको फ्रेंच भाषा पढ़ाया करता था। लेकिन क्या होता है कि बुलेटिन बोर्ड पर जब वो ये खबर देखता है कि अब आज के नेक्स्ट डे से क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषा है उसका पठन पाठन बंद हो जाएगा और उसके स्थान पर जर्मन भाषा में आगे पढ़ाई होगी। और जब वो स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर सब कुछ शांति है, बहुत सारे गांव से आए हुए लोग भी बैठे हुए थे पीछे की ओर। मिस्टर एमएल जो है, जो हमेशा बहुत ही डरावना रहता था, उसके लिए आज एकदम शांत था और उसको बैठने के लिए इशारा करता है। वो जाकर के चुपचाप बैठ जाता है, और आज उसने उससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जो पार्टिसिपेट पर पूछने थे, बल्कि उसका रवैया थोड़ा चेंज था उस टीचर का, और इमोशनल सा माहौल था वहां पर। ये देख करके जब उसको ये न्यूज भी पता है कि भाई अब फ्रेंच भाषा बंद होनी है और एमएल को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो वो आज फ्रेंच जो है उदास है। इसी प्रकार से लोग है वो भी गंभीर बने हुए हैं। उसके बाद उनका टीचर बताता है कि किस प्रकार से उनकी जो भाषा है, अपनी भाषा मदर टंग है, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी एक प्रकार से स्वतंत्रता को कायम रखने वाली चाबी होती है, ये उनको समझाता है। तो लोग बहुत ही उस चीज से उदास थे उस टीचर के रवैये को देखते हुए, और ये जान करके कि अब फ्रेंच भाषा यहाँ पर पढ़ानी बंद कर दी जाएगी। तो शॉकिंग खबर थी उनके लिए, वो शॉक थे पूरी तरह से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने किस प्रकार से श्योर कर लिया था, पक्का कर लिया था कि उसका जो पुराना डर है, जो उसको वाटर से एवर्जन हो गया था, डर हो गया था, वो उसका निकल चुका है, जा चुका है। ये किस प्रकार से निश्चित करता है। तो पहले तो हमारे स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि डगलस जो था, जो कि उसको वेव के माध्यम से नॉक होने के कारण और वाईएमसीए के जो पुल है उसके अंदर डूबने की जो एक घटना घटी थी, उसके कारण उसके अंदर हृदय में डर बैठ गया था वाटर से।
लेकिन फिर वो एक इंस्ट्रक्टर को रखता है, इंस्ट्रक्टर उसे बहुत ही कंट्रोल अवस्था के अंदर एक पुली का सहारा लेते हुए और एक रस्सी का सहारा लेते हुए, एक सिरा अपने पास रखता है रस्सी का और दूसरा सिरा इसको चारों तरफ बांध देता है, टाई कर देता है अराउंड द, जो ये लड़का था डगलस, उसके चारों ओर, और उसको आगे पीछे बैक फॉरवर्ड जो स्विमिंग है वो सिखाता है। इस प्रकार से कई दिनों तक लगातार महीनों तक एक्सरसाइज है वो चलती है और उसके माध्यम से ये परफेक्ट बन जाता है, एक अच्छा स्विमर बन जाता है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं डगलस के मन में ये डर था कि क्या होगा जब वो अकेला रहेगा, क्या होगा जब वो गहरे पानी में जाएगा। तो उसके बाद वो फिर वहां से वेंटवर्थ जो लेक है वहां पर जाता है और उसके बाद कई सारी अन्य लेक वगैरह में जाता है और वहां पर वो तैरने का प्रयास करता है। तो वो देखता है कि जब वो तैरता हुआ बीच में गया मिडल में, तो उसको कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा एक उसके लिए शॉकिंग था कि उसको डर लग रहा था, हड़कड़ का उसका माइल्ड सा डर है वो उसके अंदर आता है। लेकिन फिर उस चीज को वो इग्नोर करते हुए दोबारा फिर तैरने का, दूसरे दिन फिर दूसरे सिरे तक गया तैरता हुआ उस लेक के, और फिर वो सिटी बजाता हुआ एक तरह आनंदित होकर के कहता है कि मैंने मेरे डर के ऊपर काबू पा लिया। इस प्रकार से उसने श्योर किया था कि उसने अपने डर को विजिट कर लिया, जीत लिया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, हाउ डिड द मेकअप रूम्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो किस प्रकार का दिखता था। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें हमें पता है कि जो मेकअप रूम था वो जेमिनी स्टूडियो का, उसमें कई सारे जो अलग अलग एंगल पर जो है मिरर लगे हुए थे और बहुत ज्यादा लाइटनिंग की व्यवस्था की गई थी। और वो लाइटनिंग तब जलाई जाती थी जब कोई एक्टर जो है या एक्ट्रेस है उनको वहां पर अच्छी तरह से मेकअप उनका किया जाता था उस वक्त। लेकिन उनके लिए वो बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, जैसे पीड़ा देने वाली थी वो लाइटनिंग। उनके लिए वो लाइटनिंग जो है वो तपिश देने वाली थी, वो लोग तमतमा जाते थे और उस लाइटनिंग से उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। और इस प्रकार का वहां पर स्टूडियो के अंदर माहौल था। और वहां पर डिफरेंट, हम जेमिनी स्टूडियो की बात करें तो वहां पर डिफरेंट भाषाई लोग हैं, डिफरेंट कलर वाले लोग हैं, वो मौजूद रहते थे, ये भी हम कह सकते हैं। और जैसे हमने पैसेज में हल किया था वहां पर देखा ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। हमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ जो आगे जो स्टेंजा दिए हुए हैं उनको हमें हल करना है। तो इसके अंदर पहला स्टेंजा हमारा, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड्स in front at the edge of the road where the traffic separates a roadside stand that too pathetically pleads it would not to be fair to say for a doll of bread। तो हमारे सामने ये जो स्टेंजा है वो लिया गया है। This stanza has been derived, जब हम रेफरेंस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, this stanza has been derived, या फिर these lines have been derived, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। हैज और हैव का अंतर जरूर करना है वहां पर। तो कहां से लिया गया है? द पोइम, कौन सी पोइम है? ए रोड साइड स्टैंड, इस पोइम से ये लिया गया है और कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये कंपोज की गई है ये पोइम। इसके अंदर कंटेक्स्ट में हम बताएंगे कि ये किस संदर्भ में आया है। तो हम बताएंगे इन दिस लाइन्स पोइट मेंशन्स, जो कवि है वो मेंशन करता है दैट ए रोड साइड स्टैंड इज बिल्ट नियर ए रोड एज, एक रोड के किनारे पर एक स्टैंड बना हुआ है, स्टॉल बनी हुई है। वेयर ए फार्मर्स, वेयर ए स्टॉल ओनर्स सेलिंग समथिंग्स, है ना, कुछ चीजें वो बेच रहा है। एंड लुकिंग लाइक रिक्वेस्टेड टू सिटी पीपल टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर, और ऐसे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहा हो एक तरह से कि कोई सिटी पीपल है वो वहां से आकर के कुछ चीजें वगैरह अपने लिए खरीद ले ताकि उसको सहायता प्राप्त हो। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यही चीज आपको वहां पर बोलनी है। दूसरे शब्दों के अंदर हम बोले तो आप बोलोगे ए लिटिल हाउस और शेड इज बिल्ट नियर बाय द एज ऑफ द रोड, और उसके बाद में हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ द रोड, तो एक ही बात है, नियर बाय द रोड भी कर सकते हो आप। और उसके बाद में वेयर ट्रैफिक स्पीड इन हाई स्पीड, वहां पर ट्रैफिक है वो पास होते हैं, गुजरते हैं उच्च गति के साथ साथ, ये भी बिल्कुल सही बात है। और रोड साइड स्टैंड के अंदर ये लास्ट में जो लाइन है वो ये बता रही है कि स्मॉल ओनर सीम्ड लुकिंग्स, यद्यपि वो कर नहीं रहे लेकिन ऐसा बोला गया कि वो प्रतीत हो रहे हैं, दे वर रिक्वेस्टेड टू सिटी पीपल्स टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर स्टॉल, कि वो उनके स्टॉल से कुछ ना कुछ खरीद ले, ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और यहां पर यह भी कवि ने मेंशन किया है, नॉट टू बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ वो रोटी का टुकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, एक डोल ऑफ ब्रेड प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वो सिर्फ इस प्रकार से कोई रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि दे आर वर्किंग्स इन देयर स्टॉल्स एंड वांटेड टू सेल समथिंग्स, वांटेड टू समथिंग्स गेट फॉर देयर हार्ड वर्क, अपने जो कड़ी मेहनत है उसके बदले में उन्होंने जो कुछ उगाया है, प्रोडक्ट अपने खेत में पैदा किया है, उसी को वो स्टॉल के अंदर बेच करके कुछ ना कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली वो एक भिक्षा मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने हार्डवर्क की पे
सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिले। सिटी पीपल जो कि बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, कुछ उनकी सहायता कर दे, इस प्रकार से इसके अंदर करना था। तो आगे आप स्पेशल कमेंट भी लिख करके आए इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में, वहां पर आप कर सकते थे। लैंग्वेज इज इजी, लैंग्वेज बहुत ही आसान है। और इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर पोइट पैथेटिकली पोर्ट्राइज रूरल्स स्टॉल ओनर्स की, जो स्टॉल ओनर है जो ग्रामीण क्षेत्र के, उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक करुणामय अंदाज में कवि ने यहाँ पर पोर्ट्रे किया है, उनका चरित्र चित्रण किया है, हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने दूसरा जो इसके अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन है आंट जेनिफर्स फिंगरिंग स्लोटरिंग थ्रू हर वूल्स एंड find even the ivory needles hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer hand। इसके अंदर ये जो हमारी लास्ट पोइम है उससे लिया गया है, और वही हम बोलेंगे कि these lines have been derived from the poem। कौन सी पोइम से लिया गया है? तो आंट जेनिफर टाइगर्स, इसमें से ये लिया गया है, कंपोज बाय एड्रिन रीच। और एड्रिन रीच जो है वो एक स्त्रीवादी फेमिनिस्ट जो कवियत्री के रूप में जानी जाती है, जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको उसने बार बार अपनी कविताओं में उठाया था। तो कंटेक्स्ट में हम लिखेंगे तो ये बात वहां पर ऐड कर सकते हैं। एड्रिन रीच वाज ए फेमिनिस्ट पोएटेस्ट, वो एक स्त्रीवादी कवियत्री थी। इन दिस स्टेंजा या इन दिस पोएम भी कर सकते हैं आप शुरुआत में, सी टॉकिंग अबाउट मैरिज्ड वुमेन्स कंडीशन, वो महिलाओं की जो शादीशुदा औरतें हैं उनकी हालात के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रही है थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से, एंड थ्रू दीज लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से भी आप कह सकते हो। आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लोटिंग थ्रू हर वूल। तो आप यहाँ पर कहेंगे आंट जेनिफर्स ट्राई हार्ड वर्किंग विद हिज ओल्ड एज फिंगर्स, या फिर हम कह देंगे मेल डोमिनेंस फैमिली या हाउसवाइफ के रूप में वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। इवन उसकी जो उंगलियां हैं वो भी कांप रही है, उनका जो काम कर रही है उसको भी वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है, नीडल खींचने में भी उसको परेशानी हो रही है। इस प्रकार की पैथेटिक कंडीशन नजर आ रही है जो आंट जेनिफर है उसकी। और उसके बाद में जो सेकंड जो लाइन कह दें हमें, तीसरी और चौथी स्टेंजा की, उसके अंदर ये बोला गया सेकंड पार्ट में, द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। यहाँ पर जो कवियत्री है उसने ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मेल है वो डोमिनेट करते हैं और किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति है उससे दयनीय हो जाती है, वो उनके ऊपर अंकुश लगा कर करते हैं। यहाँ पर जो वेडिंग जो ये बैंड बोला गया है, कंगन जो बोला गया है, उसके माध्यम से कवित्री ने ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अंकल के द्वारा जो रिंग दी गई है आंट जेनिफर को, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बर्डनसम लग रही है आंट जेनिफर को, और वो अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाती है, उस प्रकार की उसकी हालात हो चुकी है, उस डोमिनेंस के अंदर वो जी रही है। तो यहाँ पर सेम हम लास्ट में हमें स्पेशल कमेंट जरूर लिखना चाहिए। यहाँ पर हम कहेंगे एड्रिन रीच डिपिक्ट्स अबाउट वुमेन कंडीशन इन सोसाइटी एंड दैट टाइम्स, या कंटेम्प्रेरी टाइम भी कर सकते हो, समकालीन समय में उसका वर्णन किया है उन्होंने कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी। और सेकंड आप इसके अंदर कमेंट, स्पेशल कमेंट है उसके अंदर लिख सकते हो कि इट इज ए पैथेटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउसवाइफ्स, ये भी आप लिख सकते हो कि महिलाओं की, गृहिणी जो महिलाएं हैं उनकी किस प्रकार से करुणा में स्थिति थी। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और उसके अंदर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे डिड द ग्रेडी गुड डूअर्स ट्राई टू हार्म द फार्मर ए रोड साइड स्टैंड। जो ये सेम हमारा पोएम का पीछे हमने देखा था क्वेश्चन एक, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन भी है, और इसमें ये पूछा गया है जो हमने स्टेंजा हल किया था उसके अंदर जो देखा था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि रोड साइड स्टैंड के अंदर जो ग्रेडी गुड डूअर्स है, किनको बोला गया? ग्रेडी गुड डूअर्स मींस फाल्स जनरस पीपल्स, जो मतलब एक तरह से नकली दिखावा करने वाले परोपकारी लोग, उनको कहा गया है ग्रेडी गुड डूअर्स, लाइक पॉलिटिशियन, लाइक मनी लेंडर्स, उस प्रकार के लोगों के लिए कहा गया है। हु डेवेल्स इन सिटी, जो कि शहरों में रहते हैं, एंड वांटेड टू बाय लैंड्स ऑफ ए रूरल फार्मर, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है उनकी जमीनों को वो खरीदना चाहते हैं। हुक बाय क्रुक, किसी भी प्रकार से उनकी जमीन को हथियाना चाहते हैं। दे सो देम्स फैंसी ड्रीम्स, वो उन किसानों को क्या करते हैं, पहले फैंसी ड्रीम दिखाते हैं, और इफ दे गेट देम थ्रेटन्स, या उनको वो डराते भी है, किसी प्रकार से डराते, ड्रीम दिखाते, किसी प्रकार से उनकी जमीन को ग्रेब करना चाहते हैं। दे वांटेड टू शो देम, वो ये उनको दिखाना चाहते हैं कि देयर्स लैंड्स विल बी ग्रेब्ड, उनकी जमीन है वो छीन ली जाएगी। एंड दे पुश्ड आउट टू थिएटर्स नियर बाई प्लेस एरिया टू डवेल, कि उनको रहने के लिए थिएटर वगैरह का नजदीक का क्षेत्र है वहां पर उनको रहने के लिए बस्ती दे दी जाएगी। लेकिन साथ में उनको सिटी लाइफ के दिखाते हैं कि इस प्रकार से उनको रहने का मिलेगा।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑल दीज वर फाल्सी इमेजिनेशन, ये सारी की सारी भाई कोरी कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, उनका कुछ होना नहीं है। और वो किसी ना किसी प्रकार से क्या करना चाहते हैं, फार्मर की लैंड को ग्रेब करना चाहते हैं। उसके बाद इसके और में जो क्वेश्चन आया है वो है हाउ डज द पोएटेस ट्राई टू ओवरकम हर फेमिलियर एज एंड चाइल्डहुड फियर। दो बातें इस क्वेश्चन के अंदर बोली गई है। जो कवियत्री थी उसका चिर परिचित दर्द कौन सा था, एक तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, और उस दर्द से वो क्या करती है, चाइल्डहुड का जो फियर है उसका, वो किस प्रकार से उसके ऊपर काबू पाने का प्रयास करती है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो माई मदर एट 66 जो पोइम है हमारी फर्स्ट पोइम, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और इस क्वेश्चन के इस पोइम के जो लिखने वाली है या कंपोज करने वाली है वो कवियत्री कमला दास। तो उसने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि चाइल्डहुड में जब जो कवियत्री थी तो वो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, माँ उसको बहुत अच्छी लगती थी और माँ को वो कभी खोना नहीं चाहती थी। तो एक बार क्या होता है, जब वो कोचीन की ओर ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे माँ बेटी दोनों, तो वो अपनी माँ की ओर ताकती है, देखती है, तो माँ की चेहरे को देखते हुए उसके अंदर भाव आता है डर वाला, जो चाइल्डहुड का फियर था, बचपन का, वो लौट आता है और उसको लगता है कि कहीं माँ की मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि उसका माँ का जो चेहरा था वो एक एकदम डल पड़ा हुआ था, विंटर मून की भांति, और एक एकदम बिल्कुल ही खराब सा प्रतीत हो रहा था। उसको लगता था कि उसकी माँ की मृत्यु बहुत ही नजदीक है। तो इस डर से वो काबू पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए ही ट्राई टू लुक आउटसाइड, वो बाहर की ओर देखने का प्रयास करती है। देयर ही सीज, वहां पर वो क्या देखती है, जो सपोर्टिंग ट्रीज है या रिसाइडिंग जो ट्रीज है उनको वो देखती है जो पीछे की ओर छूट रहे हैं, एंड यंग बॉयज, और जवान लड़कों को देखती है, बालकों को देखती है, दे वर रनिंग कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, जो कि घर से बाहर दौड़ते हुए आ रहे थे, उनकी ओर देखती है। दे वर सिंबल्स ऑफ लाइफ एंड दूसरी ओर जो है ऑन द अदर एंड हर मदर्स, उसकी माँ है जो कि एक तरह से सिंबल थी डेथ का। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने डर को काबू पाने का प्रयास है कवियत्री के माध्यम से बाहर की ओर देखते हुए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। यहाँ पर हमें 20-30 शब्दों में उसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, हमें धरती कौन सा जो लेसन है वो दे सकती है, शिक्षा दे सकती है। तो ये है कीपिंग क्वाइट, जो पोएम है पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी हुई, कंपोज की हुई, उस पोएम से ये लिया गया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ये पूछने का ट्राई किया गया कि धरती हमें क्या सिखाती है, क्या टीच करती है। तो जितने भी सिलेस्टियल बॉडी है वो अपनी एक रेगुलर जो उनका एक रूल बना हुआ है, पाथ है, उसी के ऊपर वो रिवॉल्व करते हैं, उसी के ऊपर अपना काम वो टाइमली करते चले आते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हरीबरी के। यही धरती हमें सिखाती है कि वी शुड वर्क्स पीसफुली विदाउट एनी हरीबरी एंड आल्सो विदाउट बिकमिंग इनएक्टिव, बिना निष्क्रिय बने हुए हमें लगातार अपना काम करते रहना चाहिए, बहुत ही शांति के साथ में। और वी शुड गिव सम टाइम्स फॉर देयर ओवर इंट्रोस्पेक्शन, और हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम जरूर देना चाहिए, जो कि इसमें पेब्लो नेरूदा ने वर्णन किया था। ये बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं, धरती हमें सिखाती है कि हमें काम अपना शांति के साथ, स्थायित्व के साथ में करते रहना चाहिए। उसके बाद में है वाइज अंकल्स वेडिंग बॉन्ड्स, बैंड है ये मैसिव, ये बॉन्ड लिखा हुआ है गलती से ही बैंड है, तो ये किस प्रकार से भारी पड़ता है भाई उस जो अंकल का दिया हुआ वेडिंग बैंड है। तो ये हमें अभी स्टेंजा में हमने ये बात पढ़ी थी। तो वेडिंग बैंड का मतलब ही क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज लाइफ के बाद में जो आंट जेनिफर है उसकी किस प्रकार से हालात हो गई थी, और मैरिज लाइफ का प्रतीक उस अंकल के द्वारा दिया गया वो कंगन है। और अंकल जो क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को एक तरह से सिम्बलाइज करता है, वो उसको दिखाता है, संकेत करता है। तो वो उसके लिए भारी भरकम शादी के बाद का जीवन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है ये वेडिंग जो कंगन है वो। तो हम कह सकते हैं सो इट इज लुकिंग बर्डनसम फॉर आंट जेनिफर, शी वाज इन वीक कंडीशन, वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, खराब हालत में थी। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आपको उत्तर देना था। टेक केयर्स ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर्स ऑफ देमसेल्व्स, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। ये अंटार्कटिका एनवायरनमेंट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो हमारा लेसन है उससे लिया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि भाई यदि हम छोटी चीजों का देखभाल कर लेते हैं तो बड़ी चीजें अपने आप ही क्या कर लेती है, देखभाल अपनी खुद की कर लेती है। तो ये हमें ताजा, यदि हम रिलेवेंस में देखें, ताजा रिलेवेंस में देखें तो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो समस्या इतनी विकराल नहीं बनती यदि हम पेड़ पौधों की चिंता पहले से करने लग जाते। तो यहाँ पर हमारे जो इस लेसन के संबंध में बात की जाए तो लेसन के अंदर जो बच्चे लेकर के जाए गए थे जहाज के माध्यम से, उस वेसल के माध्यम से, और जो स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम था उसके तहत जॉफ ग्रीन के द्वारा, तो वहां पर अंटार्कटिका में जाकर के वो, क्योंकि अंटार्कटिका एक अनछुआ स्थान है,
महाद्वीप है अलग से बिल्कुल, उसके अंदर कोई आबादी नहीं है, किसी प्रकार का कोई डेवलिंग नहीं है, तो वहां पर बर्फ से ढकी हुई लगभग 80% सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। तो उस लेयर के अंदर आज तक का जो इतिहास है धरती का पुराने टाइम से कहीं ना कहीं वो समाया हुआ है। उसकी यदि अच्छी तरह से छानबीन की जाए तो वहां से हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि किस प्रकार से धरती के अंदर परिवर्तन हुए, किस प्रकार से एक हिमयुग जो था वो समाप्त हुआ और वापिस हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहेगा धरती के लिए, वहां पर इसको उसका अध्ययन करते हुए हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और वहां पर एक वहां की जो प्रकृति में साइकोप्लैंक्टन नाम से एक घास पाया जाता है, और उस घास का उदाहरण हम दे सकते हैं कि वो समुद्र की गहराइयों में किस प्रकार से आज वो अनछुआ है और वो बचा हुआ है साइकोप्लैंक्टन, किस प्रकार से वो सर्वाइव कर रहा है, तो हम किस प्रकार से आगे सर्वाइव कर सकते हैं उसका उदाहरण हमें वहां से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटी चीज का यदि हम एक बार ध्यान कर लें, रख लें, जैसे हम अपनी जो हरियाली है किसी प्रकार से पेड़ पौधे इनको बचा लें, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं विकराल रूप नहीं ले पाएगी। हम यहाँ से ले सकते हैं ये चीज। उसके बाद में है इसका अथवा में क्वेश्चन, व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लेम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो वो जो मिस्टर डेरी जो है और मिस्टर लेम की जो ये हमने पढ़ी थी ऑन द फेस ऑफ इट जो एकांकी है उसके अंदर, इसके अंदर हमें देखने को मिला था कि जो डेरी है वो कहीं ना कहीं एसिड अटैक है उसको झेला हुआ है, और एक साइड से उसका चेहरा जो है बर्नट है, फेस है, जला हुआ है, और वो लोगों से कतराता है, वो लोगों से अवॉइड करने का प्रयास करता है लोगों को और दूर रहना चाहता है। लेकिन मिस्टर लेम उसको समझाता है जब वो उसके गार्डन में जाता है कि हमें दूसरों से कतराना नहीं चाहिए, हमें घुल मिल करके रहना चाहिए। लेकिन शुरुआत में डेरी उसका अपोज करता है और बोलता है कि नहीं, लोग मेरे से डरते हैं, वो दूर भागते हैं। लेकिन मिस्टर लेम में उसको बताता है कि देखो उसकी भी टीन की लेग है और किस प्रकार से वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है। वो कहता है नहीं भाई तू गार्डन में अकेला रहता है, वो कहता है नहीं तुम्हें पता नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और धीरे धीरे जब डेरी को उसकी बातें वो अच्छी लगने लगती है और डेरी घर जाता है एक बार के लिए, लेकिन वापस लौट करके आता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मिस्टर लेम की बातों से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था और वो मिस्टर लेम को पसंद करने लगा था। तो उनकी बातें ही है उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच रही थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें 20-30 शब्दों के अंदर उत्तर देना था। ये है व्हाट इज ए फास्ट डे कवर। फास्ट डे कवर क्या होता है? तो फास्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई नई टिकट लॉन्च होती है पोस्ट के अंदर, तो या तो खुद डाक कर्मचारी या कोई और अन्य व्यक्ति वो जो डाक टिकट है एक खाली लिफाफे के ऊपर पेस्ट करते हैं, खुद का एड्रेस लिखते हुए उसको अपने पास ही रख लेते हैं, किसी और को सेंड नहीं करते हैं, उसको हम फर्स्ट डे कवर के नाम से जानते हैं। ये हमारा आंसर रहना चाहिए था। व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा। बामा को कौन सी एडवाइस जो अन्ना है वो ऑफर करते हैं? तो ये मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इस पार्ट से लिया गया था, लेसन से। इसके अंदर जो अन्ना था वो बामा को समझाता है कि भाई अनटचेबिलिटी है हमारी समाज का एक भाग है। जब वो बामा क्वेश्चन उठाती है कि वो आदमी इस प्रकार से एक जो एनलप है उसको क्यों लटकाए हुए हैंग किए हुए बड़ी अजीब तरीके से, उसको हंसी आती है, तो अन्ना उसका कारण बताता है, उसको कहता है कि वो एक अनटचेबल व्यक्ति है जिसका समाज के अंदर इसी प्रकार से जो है उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है ये। और वो बोलता है कि यदि तुम्हें अनटचेबिलिटी से बचना है, अपने समाज को ऊपर लेकर के जाना है, अपना स्टेटस ऊंचा उठाना है, तो तुझे हार्डवर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी पढ़ाई करनी होगी, बहुत अच्छा जो है शिक्षा के अंदर अव्वल स्थान लेकर के आना होगा। तो ये एडवाइस थी अन्ना की बामा के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे सामने फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, हमें सही विकल्प है उसका चुनाव करना था। तो इसके अंदर हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एट द केप ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर था उसकी केप के ऊपर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, निम्नलिखित शब्द है वो लिखे गए थे। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको पता है जो सदाओ और आना वाला जो लेसन था उससे लिया गया था, इनेमी द इनेमी जो लेसन है उससे लिया गया था। और इसके अंदर उस सोल्जर के जो केप थी उस केप पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ए ठीक हो जाएगा, ऑप्शन है ए इसका आंसर हो जाएगा हमारा। इसका 2 नंबर जो भाग है, 2 नंबर भाग या 2 नंबर क्वेश्चन कह दूं मैं, वो है डेरीज मदर्स हेड टुवर्ड मिस्टर लेम। डेरी की माँ, अभी हमने क्वेश्चन ऊपर वर्णन किया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि डेरीज मदर हेड टुवर्ड मिस्टर लेम, उसकी फीलिंग कैसी थी डेरी की माँ की मिस्टर लेम के प्रति? गुड थी, बैड थी, ना गुड, ना मतलब ना बुरी ना अच्छी थी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा, बैड फीलिंग थी, वो उसको पसंद नहीं कर पा रही थी, वो उसको लगता है कि भाई उसके लड़के को पता नहीं क्या सिखा देगा, शायद इस प्रकार की बातें वहां पर उसको नजर आ रही थी, इसलिए वो बैड फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग नहीं थी उसके प्रति जब डेरी ने उसको जाकर के बताया था। उसके बाद इसका सी भाग है, सॉरी 3 नंबर भाग है रोमन संख्या के अंदर। तो इसमें है बामा वाज ए यंग गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास, बामा जो है वो एक युवा लड़की थी और वो पढ़ती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है
कि वो 3rd क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद में है 4 नंबर भाग, और 4 नंबर भाग में है हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे। ये हमारा फर्स्ट जो लेसन था 3rd लेवल उसके अंदर से लिया गया है, और इसमें ये पूछा गया है कि लेखक कितने रुपए है वो विड्रॉ करता है। तो इसके अंदर था आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी। 4 नंबर भाग का क्या उत्तर हो जाएगा? डी भाग। कितना करता है? 300। उसके बाद में 5 नंबर भाग है। 5 नंबर में द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन्स ऑन हिज बर्थडे व्हाट वाज इट। तो ये हमारा जो है टाइगर किंग से लिया गया है, और इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई वो कौन सा बर्थडे लेकर के आया था, कौन क्या चीज थी वो। तो इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका है वुडन टाइगर। सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जो कि क्या है? वुडन टाइगर। उसके बाद में है इसका 6 नंबर भाग। 6 नंबर में है अंटार्कटिका इज आइडियल प्लेस टू स्टडी। अंटार्कटिका है वो एक आदर्श स्थान है स्टडी के लिए। तो अभी अभी हम ऊपर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो पढ़ के आए हैं। तो ये है इन्वायरमेंटल्स एंड क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन सी इसका आपका ठीक हो जाएगा। 6 नंबर भाग का ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, इन्वायरमेंटल्स एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में है इसका 7 नंबर भाग। 7 नंबर भाग में सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ द सोल्जर्स बिकॉज। उसने सोल्जर के जीवन को बचाया था। क्यों बचाया था भाई? तो इसका डी भाग सही हो जाएगा आंसर। ही वाज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशन मोटो। क्योंकि वो अपना डॉक्टरी का जो पेशा था उससे कहीं ना कहीं उद्वेलित था, या हम कहते हैं स्टिमुलेटेड था, प्रेरित था, ये कह सकते हो आप। तो 7 नंबर का क्या ठीक हो जाएगा? 7 नंबर का आपका ठीक हो जाएगा डी भाग। उसके बाद में है क्वेश्चन इसका 8 नंबर होना चाहिए, लेकिन 7 लिख रखा है गलती से, कोई बात नहीं, हम 8 नंबर मेंशन कर लेते हैं इधर। तो 8 नंबर है वेयर वाज द 100 टाइगर केप्ट हिडन। 100 टाइगर जो था वो कहां पर छिपा करके रखा गया था? पार्क में रखा गया था, फॉरेस्ट में रखा गया था, नन ऑफ दीज है, या दीवान हाउस में रखा गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका सी पार्ट, इन दीवान हाउस। दीवान हाउस, तो ये इसका सी आंसर हमें करेंगे भाई। उसके बाद हमारा पेपर है वो ओवर हो जाता है। तो थैंक यू टू वॉच, और मैं आशा करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको मदद करेंगे।